नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं आप सब लोग बहुत स्वस्थ होंगे, अपनी परीक्षा की तैयारी पूरे मनोयोग से कर रहे होंगे। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 30 मई 2022। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का विश्लेषण हम लोग करने जा रहे हैं। सत्र को शुरू करने से पहले आपको एक परिचय करा देता हूं कि कौन कौन से विषय जो हैं उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो विषय आ रहा है वो है, आपने अभी देखा होगा कि केंद्र सरकार ने अपनी एक अधिसूचना निकाली थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो हमारा आधार कार्ड होता है हम कहीं पर भी उसकी फोटोकॉपी दे देते हैं, तो अब हमसे कोई भी फोटोकॉपी मांगेगा ना तो हमें नहीं देनी है। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा हमारा आज का विषय रहेगा, गैर कानूनी जो गिरफ्तारी होती है उसमें क्षतिपूर्ति के लिए कानून की मांग करी जा रही है। ये क्यों करी जा रही है उस पर भी देखेंगे। अगला जो विषय रहेगा वो रहेगा सरकारी नियोजन में आरक्षण से संबंधित। इस पे भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। अगला विषय हमारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जो 5G टेक्नोलॉजी है इससे संबंधित रहेगा। अंतिम विषय रहेगा ब्रिक्स से संबंधित। बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको पांचों विषय समझाऊंगा। दोबारा आपको कहीं पर भी इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, तो बहुत ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। हो सके तो एक कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। कुछ बेसिक बेसिक फैक्ट बताऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उसको लिखते चलिएगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी चीजें। चलिए, हमारी पहली न्यूज जो है वो आपको द हिंदू के पृष्ठ संख्या 1 पर मिलेगी, मुख्य पृष्ठ पर ही मिल जाएगी, जिसका संबंध जो है वो हमारे सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र से है, जिसमें संविधान और राज्य व्यवस्था की बातें हैं। अब देखिए, सबसे पहली जो न्यूज आती है वो किससे आ रही है। 2 दिन पहले केंद्र सरकार ने एक अपनी अधिसूचना निकाली थी, एक नोटिफिकेशन निकाला था। उसमें बोला था कि भाई जो हमारा आधार कार्ड होता है तो उसका जो फोटोकॉपी है वो हमसे अगर कोई भी मांगेगा तो हमें क्या कर देना है, हमें मना कर देना है। हमें वो फोटोकॉपी किसी को नहीं देनी है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, आपने देखा भी होगा, कहीं पर भी जाते हैं, हमें अगर कोई मोबाइल का सिम चाहिए होता है, कहीं किसी इंटरनेट कैफे में जाते हैं, हमें उसका इंटरनेट यूज करना होता है, कहीं हम बाहर घूमने जाते हैं, हमें होटल लेना होता है किराए पे, या हमें बैंक जाते हैं, हमें लोन लेना होता है, या कहीं पे भी किसी जगह सिनेमा हॉल जा रहे हैं तो वहां पे हमें आईडी प्रूफ के लिए मान लीजिए देना पड़ रहा है अपना आधार कार्ड। तो इन सारी जगह पर या इनके अलावा रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां पर हमें अपना आधार कार्ड हम लगा देते हैं या उसकी फोटोकॉपी हम लोग दे देते हैं। किसी इंटरनेट कैफे में हम लोग गए यूज करने इंटरनेट, तो वहां पर इंटरनेट वाले भैया ने हमसे बोला कि भैया 15 मिनट यूज करेंगे आप, तो अपना आधार कार्ड दे दीजिए। तो उसकी फोटोकॉपी करा के वो अपने पास रख लेता है, ठीक है। तो जिससे कि वो प्रूफ रहता है उसके पास कि भाई इस पर्टिकुलर सिस्टम में फलाना व्यक्ति जो था वो इंटरनेट यूज करके गया है, तो वो उसकी सुरक्षा के लिए भी अच्छा होता है। दूसरा, यदि अब से हमसे कोई पूछे कि भाई अगर आप इंडिया में हैं तो इंडिया में ये कैसे आप प्रूफ करेंगे कि आप भारतीय हैं, तो सबसे बड़ा अगर कोई आईडी प्रूफ है तो वो क्या है, वो हमारा पासपोर्ट है। अब देखिए, ये कहीं ऑफिशियली नहीं लिखा हुआ है, ये मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो पासपोर्ट यदि आपके पास है तो आप किसी विदेशी धरती पर भी हैं या फिर हिंदुस्तान की धरती पे हैं, तो आप कहीं पे भी पासपोर्ट दिखा देंगे तो फिर उसके बाद कोई प्रश्न ही आपसे नहीं पूछेगा कि आप भारतीय हैं, तो उसको प्रूफ करिए। दूसरा, अगर सबसे बड़ा अगर आईडी प्रूफ की बात करें तो वो क्या है, वो हमारा आधार कार्ड है। अब इसमें हमारा नाम, हमारी फोटो, हमारे घर का पता, हमारी जन्म तिथि, यहां तक कि हमारा जो बायोमेट्रिक होता है, बायोमेट्रिक में हमारा फिंगरप्रिंट या हमारा जो रेटिना का स्कैन होता है वो तक इसमें होता है। तो ये सबसे बड़ा आईडी प्रूफ है हमारे पास भारत के अंदर। तो बहुत सारी ऐसी जगह रहती हैं जहां पर हमें इस आईडी प्रूफ को लगाना पड़ता है, तो हम लोग बहुत सारी जगह लगा देते हैं। तो सरकार ने बोला कि भाई आप इसको मत दीजिए, फोटोकॉपी किसी व्यक्ति को मत दीजिए। उसकी जगह पर आप क्या करेंगे, उसकी जगह पर सरकार ने बोला कि मास्क्ड आधार का यूज करिए। अब मास्क्ड आधार ये क्या चीज है, देखिए जैसे हमारे आधार कार्ड में हमारे 12 डिजिट के नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये 12 डिजिट के नंबर किसी को मत बताइए, आप लास्ट के केवल 4 डिजिट, जो मास्क्ड आधार होगा वो क्या होगा, लास्ट के केवल 4 डिजिट इसमें निकलेंगे और ये किसी व्यक्ति को आप दे दीजिए, वो इसका यूज कर लेगा। अब ये निकालेंगे कैसे, तो आपको पता होना चाहिए। अब हमारा आधार कार्ड जो है, ये जो हमारा आधार है, ये कौन सी संस्था विनियमित करती है, UIDAI, ये आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण कौन से मंत्रालय के अंतर्गत ये आती है, ये आती है सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत। यहां से आपसे प्रीलिम्स में, प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक कथन के फॉर्म में पूछ देगा कि UIDAI जो है वो कौन से मंत्रालय में आता है, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो ये चीज याद रखिएगा। अब जो UIDAI है, इसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो यहां पर फोटो में आपको दिख रही है, तो इसी वेबसाइट में आप जाएंगे। इस वेबसाइट में आपसे आपका आधार कार्ड मांगेगा, आधार कार्ड का नंबर वो आप डाल दीजिएगा।
जैसे ही आप आधार कार्ड का नंबर डालेंगे तो वो आपसे बोलेगा कि आप अपना मास्क्ड आधार कार्ड चाहते हैं, तो उसमें टिक कर दीजिएगा। टिक करेंगे तो आपके नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगा, वो ओटीपी डालेंगे तो आपका मास्क्ड आधार बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसी आधार को हम लोग अपने एक्चुअल आधार की जगह यूज करके उस व्यक्ति को अपना आईडी प्रूफ दे देंगे, परंतु अपना ओरिजिनल आधार हम नहीं देंगे। यह सरकार ने 2 दिन पहले एक अधिसूचना के माध्यम से कहा था। ठीक है, जैसे ही सरकार ने यह अधिसूचना निकाली, अब यहां पे हाहाकार मच गया। कैसा हाहाकार? आपको पता है, हर व्यक्ति ने कहीं ना कहीं अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी किसी ना किसी को तो दी होगी, तो उसे यह डर हो गया कि भाई ऐसा ना हो हमारी जो सूचनाएं हैं, गोपनीय सूचनाएं, हमारे बैंक अकाउंट नंबर, हमारी रेटिना का स्कैन, ये सब लीक हो जाए और उसका कोई गलत मिसयूज कर ले। सरकार ने भी ये बोला कि देखिए, आधार कार्ड हम इसलिए मना कर रहे हैं देने से क्योंकि उसमें होती है आपकी फोटो। हो सकता है कि कोई फोटोशॉप जो सॉफ्टवेयर आता है, इसके थ्रू आपकी फोटो निकाल के किसी दूसरे आधार कार्ड में लगा दे, और कहीं पे कोई क्राइम हो, वहां पर यह आधार कार्ड अगर मिला है तो पुलिस किस पे शक करेगी? आप पे शक करेगी, या उस व्यक्ति पे शक करेगी जिसकी फोटो लगी होगी वहां पर, या जिसका आधार कार्ड वहां पे मिलेगा। तो इस वजह से सरकार ने बोला कि आप किसी ऐसे अपराध में ना फंसें, इस वजह से अपना ओरिजिनल जो आधार कार्ड है उसकी फोटोकॉपी किसी को ना दीजिएगा, उसकी जगह पे मास्क आधार दीजिएगा। जैसे ही ये सूचना आई, जैसे ही अधिसूचना आई, तो अब लोग जो हैं वो हड़कंप मच गया, लोगों में एक डर व्याप्त हो गया। तब सरकार ने क्या बोला? सरकार ने बोला सेंटर रिट्रैक्ट्स कॉशन ऑन आधार फोटोकॉपीज। रिट्रैक्ट का मतलब है उसने क्या कर लिया, इस चीज को वापस ले लिया। अपनी इस अधिसूचना को वापस लेते हुए सरकार ने क्या बोला कि अब यह आपके सामान्य विवेक पर निर्भर करता है। आप यदि पूरी तरीके से संतुष्ट हैं कि जो व्यक्ति है इसको आपको आधार कार्ड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो आप बिल्कुल आधार कार्ड दीजिए। अगर आपको जरा सा भी संदेह होता है तो अपना आधार कार्ड जो है वो मत दीजिए, उसकी जगह पर किसका यूज करिए? मास्क्ड आधार का यूज करिए। ठीक है, तो उसने अपनी इस अधिसूचना को वापस ले लिया। आर्टिकल से हमको समझ में क्या आया? हमको समझ में आया क्या कि यहां पर बात किसकी हो रही थी? गोपनीयता की। और जब भी गोपनीयता की बात होती है तो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो केस है वो सामने आता है, केएस पुत्तस्वामी का केस। ठीक है, बनाम भारत संघ का केस था, 2017 में हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला, क्या बोला कि जो गोपनीयता होती है ये क्या है? ये हमारा एक मौलिक अधिकार है। और ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जो हमारी निजी सूचना है, निजी सूचना का मतलब है हमारे से जुड़ी हुई जो भी सूचना होती है या जो हम निर्णय लेते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, ये दोनों ही चीज ये क्या होती हैं? ये हमारी गोपनीयता के अंतर्गत आती है। और जैसे ही ये हमारी गोपनीयता के अंतर्गत आती है, ये क्या बन जाता है? ये हमारा मौलिक अधिकार बन जाता है और ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। और ये किसके अंतर्गत आएगा? आर्टिकल 21 के अंतर्गत। तो इसको याद रखिएगा, कहीं पर भी मेंस उत्तर लेखन में लिखने को आएगा तो केएस पुत्तस्वामी का केस आप जरूर मेंशन करिएगा। दूसरा जो मैंने आपको संस्था बताई, UIDAI, तो ये संस्था कैसी है? ये एक सांविधिक संस्था है, इसको भी ध्यान रखिएगा। 2016 में इसको बनाया गया था। और कौन से मंत्रालय के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, तो इसकी नोडल एजेंसी यही है। तो ये दो चीजें, ये प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये था पूरा आर्टिकल जो मैंने आपको समझाया। चलिए अब दूसरे न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा न्यूज जो है वो आपको मिलेगी द हिंदू के पृष्ठ संख्या 6 पर, और ये भी हमारे सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र से संबंधित है। अब देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है, आपको पता होगा हाल ही में कुछ समय पहले तो आर्यन खान है, आर्यन खान जो शाहरुख खान जो अभिनेता है बॉलीवुड के, इनके बेटे, इनको एनसीबी ने, यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जैसे ही इसका नाम आएगा आप समझ जाइएगा किसकी बात हो रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो किसके अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताता चलूंगा तो साथ में इसको लिखते चलिएगा। 1986 में इसका निर्माण करा गया था और ये इसको कौन देखता है? गृह मंत्रालय देखता है। तो आर्यन खान को एनसीबी ने गिरफ्तार करा। उन्होंने एक शिप था बॉम्बे में, तो वहां पर उस शिप में ऐसा हुआ कि भाई इस शिप में हो रही है पार्टी, और इस पार्टी में क्या हो रहा है? ड्रग्स का यूज हो रहा है, लोग ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं, अपने पास ड्रग्स रख रहे हैं। तो इसी के शक के बिना पर आर्यन खान को गिरफ्तार कर दिया गया कि ये जो था ये नशीली दवाएं ले रहे थे और इनके पास में मौजूद थी, ऐसा कहना था एनसीबी का। अब क्या हुआ, जब इन पे केस चला, केस चलने के बाद क्या हुआ कि इनको दे दी गई क्लीन चिट। क्लीन चिट का मतलब है इनको पूरी तरीके से निर्दोष करार दिया गया कि इनके पास ऐसा कोई भी ड्रग्स नहीं मिला, ना ही इनकी बॉडी में ये ड्रग्स का सेवन कर रहे थे, तो इनकी शरीर में भी ड्रग्स के ऐसे कोई कण मौजूद नहीं थे। तो अब चूंकि
इतना समय इन्होंने पुलिस कस्टडी में या जेल में बिताया, तो इसका क्षतिपूर्ति कौन करेगा? अब मान लीजिए आज है 1 जनवरी, 1 जनवरी की कोई व्यक्ति जो एक्स है उसको गिरफ्तार करा जाता है कि भाई इसने ये फलाना जो अपराध है वो किया है। अब मान लीजिए 31 जनवरी को उस अपराध पे निर्णय आ जाता है कि ऐसा कोई अपराध जो था वो एक्स ने नहीं किया था और एक्स पूरी तरीके से निर्दोष है। तो ये जो 31 दिन का समय इसने पुलिस कस्टडी में बिताया, जेल में बिताया, तो इसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा? तो इसके बारे में ये आर्टिकल निकला था द हिंदू में। अब यहां पर लेखक ये कहना चाह रहे थे कि विधि आयोग ने बहुत समय पहले सरकार के सामने ये बोला था कि जैसे हमारी जो सीआरपीसी है, तो सीआरपीसी में एक धारा है 358, तो इस धारा में यह कहा जाता है कि कोई भी एक व्यक्ति है एक्स, उसने अगर वाई के बारे में कोई झूठी सूचना दी कि वाई ये अपराध कर रहा है या वाई ऐसा है, और पुलिस ने वाई को गिरफ्तार करा। अब वाई के ऊपर पूरा केस चला, बाद में पुलिस को पता चला कि एक्स ने गलत इंफॉर्मेशन दी थी, एक झूठी सूचना दी थी, तो उसके एक्स के विरुद्ध क्या होगा? केस हो जाएगा। इसको एक अपराध माना जाता है, ठीक है। ये तो सीआरपीसी की 358 धारा में सेक्शन में कहा गया है, परंतु जो व्यक्ति वाई है उसकी क्षतिपूर्ति की बात कौन करेगा? ये ऐसा कहीं कोई प्रावधान नहीं है। तो यहां पर विधि आयोग यही कह रहा है सरकार से कि भाई इसकी क्षतिपूर्ति या इसकी जो, अगर मानव गरिमा की बात करें तो इसकी जो हानि हुई है उसकी क्षतिपूर्ति का जवाब कौन देगा? इसके बारे में एक हमें विधि जो है, एक हमें लॉ बनाना चाहिए। यह आर्टिकल पूरा इस बारे में था। तो मैंने आपको संक्षिप्त और साधारण शब्दों में यह चीज बता दी कि इस चीज को ध्यान रखिएगा। सीआरपीसी की जो धारा है 358, ये भी आप मेंस उत्तर लेखन में आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही संक्षिप्त आर्टिकल था जो मैंने आपको सरल शब्दों में बता दिया। यहां पर वही चीजें मेंशन है जो मैंने आपको बताई हैं। जो भी अनावश्यक गिरफ्तारी होती है तो उसका उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो आपको प्रश्न संख्या 8 पर मिलेगी, और यह हमारे सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र से संबंधित है, ठीक है। रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जो लोक नियोजन होता है। लोक नियोजन का मतलब होता है जो राज्य है उसके अंतर्गत जो भी सेवाएं आती हैं, जो भी जॉब आती है, साधारण शब्दों में बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना। जो भी जॉब्स आती हैं ना, तो ये जो भी नौकरियां हैं इसमें आरक्षण जो मिलेगा उससे संबंधित आर्टिकल है। अब देखिए, जब हम इसको अपने संविधान की दृष्टि से देखेंगे तो हमें पता है आर्टिकल जो 16 है, अनुच्छेद 16, वो किससे संबंधित है? वो लोक नियोजन में जो आरक्षण होता है उसी से संबंधित है। इसके टोटल 5 खंड हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 और 2 खंड जो हैं, यानी कि 16 का 1 और 16 का 2, ये क्या बताते हैं? मैं आपको संक्षिप्त एक परिचय दे देता हूं। 16 के 1 में यह कहा गया है कि जो भी राज्य के अधीन कोई भी सेवा होती है, कोई भी जॉब होएगी, कोई भी सरकारी नौकरी होएगी, तो वो सभी नागरिकों के लिए समान अवसर मिलेगा उस नौकरी को करने का। किसी के साथ राज्य भेदभाव नहीं करेगा। यह लिखा है 16 के 1 में। 16 के 2 में बताए गए हैं भेदभाव किस टाइप के हो सकते हैं। यदि मैं आपको यहां पे दिखाऊं तो कौन कौन से भेदभाव? धर्म के आधार पर, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास, इनमें से किसी आधार पर जो राज्य है वो किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। तो ये 16 के 2 में कहा गया है। 16 के 3 की बात करेंगे तो निवास के आधार पर जो सरकारी नियुक्तियां होती हैं उसमें प्रावधान की अनुमति देता है। अब देखो, मैंने आपको बताया 16 का 1 2 3 4 5, तो 1 और 2 जो हैं ये तो हमारे मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। अब 3 4 5 जो हैं ये क्या हैं? ये निर्बंधन लगाए गए हैं। निर्बंधन का मतलब है ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। हमारे मौलिक अधिकार संपूर्ण नहीं है जो हमें दे दिए गए पूरी तरीके से, उसमें कुछ ना कुछ सरकारों ने क्या करे हैं, हमारे संविधान निर्माताओं ने इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं कि भाई ये अधिकार की ये सीमा है, इस सीमा के अंदर तो ये आपका अधिकार है परंतु इसके बाहर नहीं है, ठीक है। तो अब जो राज्य सरकारें हैं वो इनके आधार पर भेदभाव तो नहीं कर सकती, परंतु 16 के 3 में आप कहोगे निवास के आधार पर भेदभाव करा जा रहा है। ये इसलिए करा जा रहा है क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ, या आज की अगर बात कर लें तो जो हमारे देश में जितने भी राज्य हैं या जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वो क्या है, उनकी सबकी आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्थिति एक समान तो है नहीं। किसी के पास संसाधन अधिक हैं, किसी की शैक्षिक जो साक्षरता दर है वो अच्छी है, तो इस वजह से वहां की जो विकास दर है वो बहुत अच्छी है। परंतु कुछ जो है वो पिछड़े राज्य हैं, तो पिछड़े राज्यों को मुख्य धारा में लाने के लिए उनको एक्स्ट्रा पुश देने की जरूरत है। इस वजह से निवास संबंधी जो शर्त है वो यहां पर सरकार जो है वो सरकारी नियुक्तियों में प्रावधान की अनुमति दे देती है, ठीक है। अब देखिए, ये जो आरक्षण की कहानी थी ये शुरू कहां से होती है, तो मैं एकदम आपको संक्षिप्त रूप में बताता हूं।
उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये शुरू होती है 1980 से। 1980 में आपको पता है मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे और उस टाइम पे एक आयोग था जिसको बोलते हैं बीपी मंडल आयोग, ठीक है। इसको ये जिम्मेदारी दी गई कि भाई आप एक काम करिए, भारत में जितनी भारत की जनसंख्या है उसमें से ये पता लगाइए जो आर्थिक रूप से और जो सामाजिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं शैक्षिक रूप से, ठीक है, वो कितने हैं और उनको कितना आरक्षण देना चाहिए। तो बीपी मंडल ने अपनी जो आयोग की रिपोर्ट थी ये बताई कि भाई भारत की पूरी जनसंख्या में 52% लोग जो हैं वो पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं, यानी कि शैक्षिक रूप से या सामाजिक रूप से वो पिछड़े हुए हैं, ठीक है। और इनको क्या करा जाए, 27% जो भी सरकारी नौकरियां होती हैं, जो भी सरकार निकालती है, तो सरकारी नौकरियों में 27% जो आरक्षण है वो इन 52% लोगों को दिया जाना चाहिए। तो ये तो बात हो गई 1980 में जब बी मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, ठीक है। ठीक 10 वर्ष बाद हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे वीपी सिंह। वीपी सिंह क्या करेंगे, 1990 के आसपास ये एक घोषणा कर देंगे। क्या घोषणा कर देंगे, ये कह देंगे कि भाई जो 27% रिजर्वेशन है ये हम क्या कर रहे हैं, इसको अलाउ करते हैं। जैसे ही ये ऐसी घोषणा करेंगे तुरंत क्या होगा, इनका बहुत ज्यादा विरोध होने लगेगा, इनकी सरकार गिर जाएगी और सरकार आएगी किसकी, अब यहां पे प्रधानमंत्री बनेंगे नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव की जब सरकार आएगी तो ये दो चीजें लाएंगे, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक ये बोलेंगे कि हम 27% जो है पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है वो करते हैं, ठीक है, बट इसका जो आधार रहेगा वो आर्थिक रूप से पिछड़े जो लोग हैं उन्हीं को मिलेगा। और दूसरा ये बोलेंगे कि 10% आरक्षण जो है ये भी हम आर्थिक रूप से घोषणा करते हैं देने की, परंतु ये मिलेगा किसको, उच्च जाति वाले लोगों को। जो उच्च जाति के लोग हैं अगर वो गरीब हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो ये आरक्षण 10% का उनको देने की घोषणा कर देते हैं। तो ये दो घोषणाएं करते हैं ये। अब जैसे ही जो नरसिम्हा राव हैं ये अपना नियम बनाएंगे, ये अपने, तो तुरंत क्या है, न्यायपालिका जाग जाएगी। वो बोलेगी क्यों जाग जाएगी, क्योंकि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनका संरक्षण कौन करता है, उनका संरक्षक कौन है, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगी कि भाई ये जो आपने आर्थिक आधार पर जो 27% आप दे रहे हो ये तो एकदम सही है, परंतु जो ये आर्थिक आधार पर उच्च जाति को 10% दे रहे हो इसको हम क्या कर देंगे, असंवैधानिक घोषित कर देंगे। तो यहां पर इनको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। दूसरा यहां पर क्या हुआ था कि प्रोन्नति में, यानी कि प्रमोशन जो होते हैं ना, जैसे एक व्यक्ति को जॉब मिल गई, अब उसका प्रमोशन हो रहा है, तो प्रमोशन में भी क्या करा गया था कि आरक्षण का प्रावधान करा गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इसको भी मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिल सकता है, नियुक्ति में आरक्षण मिल सकता है। अब जैसे ही जो सरकार ने 10% वाला नियम बनाया था उसको भी खत्म कर दिया, प्रोन्नति में आरक्षण बनाया था उसको भी खत्म कर दिया। जब इस तरीके से ये सब खत्म करती चली आ रही न्यायपालिका, सरकार की कोई बात मानी नहीं जा रही है, तो अब सरकार के पास उपाय क्या है, सरकार क्या करेगी, संविधान में संशोधन करने का काम करेगी। तो तभी से आएगा क्या, 77वां संविधान संशोधन जो था वो कब आया, 1995 में। अब इस संविधान संशोधन में क्या करा गया, जो 16 का 4 था उसमें एक का उपवर्ग और जोड़ दिया गया। अब इसमें राज्य ने क्या बोला, इसमें यह बोला कि जो राज्य है वो क्या करेंगे, जो SC ST होते हैं, ठीक है, इनको क्या करेंगे, प्रोन्नति में आरक्षण देंगे। ये संविधान में ही लिख दिया इन्होंने, जबकि अभी मैंने आपको बताया कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा था, साफ साफ मना किया, ठीक है, कि ऐसा नहीं करना है। परंतु ये चीजें क्या हुई, सरकार ने इस चीज को नहीं माना और 16 के 4 में परिवर्तन कर दिया। अच्छा, ये जो केस में मना करा गया था ना, ये इसी केस को बोलते हैं क्या, इंदिरा साहनी का केस, जो 1992 में आया था। तो इस केस को याद रखिएगा, इंदिरा साहनी 1992। तो बाद में सरकार ने क्या करा, 16 के 4 के काम में ये चीज लिख दी। अच्छा, 16 के 4 के काम में जब ये चीज लिखी तो इन्होंने बोला कि हम शेड्यूल कास्ट और जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनको तो प्रोन्नति में आरक्षण देंगे, परंतु जो न्यायपालिका की बात है कि उसने बोला है, मना करा है प्रमोशन में आरक्षण ना देने से, तो जो ओबीसी हैं, जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, इसको प्रमोशन में आरक्षण नहीं देंगे, इसको हम केवल देंगे, ऐसा लिखा हुआ है 16 के 4 के काम में। तो उन्होंने कुछ बात न्यायपालिका की रख ली और साथ में इसमें यह भी कह दिया कि हम और SC ST को प्रोन्नति में आरक्षण हम तभी देंगे जब क्या है, जब उनका जो प्रतिनिधित्व है सेवा में नहीं है पूरी तरीके से, जितनी उनका प्रतिनिधित्व जितना होना चाहिए उतना नहीं है, तो हम उनको आरक्षण देंगे। इस केस के बाद देखो, मैं फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूं आप सब लोगों को। 1980 में पहले मैंने मंडल का केस बताया, मंडल समिति का, मंडल आयोग की रिपोर्ट मैंने बताई। उसके बाद 1990 में किस तरीके से जो वीपी सिंह है उसको पास करेंगे,
10 साल के बाद 1991 में नरसिंह राव आएंगे, जो दो चीजें बताई मैंने आपको। फिर इंदिरा साहनी केस होगा, ठीक कब, 1992 में। और फिर 1995 आएगा, जहां पर 77वां संशोधन हुआ। इसके बाद 2006 का एक केस है, नागराज केस। ठीक है, नागराज का वाद हुआ था। मैंने सब कुछ आपको नोट्स में दे दिया है, शॉर्ट नोट्स में। ये नागराज वाद है, 2006 में हुआ था। इसमें ये बोला गया था कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला आप तो मेरी बात ही नहीं मान रहे हो, जो मैंने SC ST को मना करा था देने के लिए प्रमोशन, वो आपने दे दिया है। चलो ठीक है, अब एक काम करो, अब आप पहले तो हमें बताओ ये आपने करा क्यों। तो यहां पर राज्यों ने ये दलील दी कि भाई एक जो अनुसूचित जाति या जनजाति को हम लोग नौकरी तो दे देते हैं, ठीक है, बट वो क्या होता है, मान लीजिए उसके जो सीनियर हैं या उसके जो सुपीरियर ऑफिसर होते हैं, अगर उसके डिपार्टमेंट में, वो जहां पे विभाग में काम करता है, अगर वहां पर जातिगत भेदभाव होता है उसके साथ, है ना, तो फिर वो कभी प्रमोशन उसको मिल ही नहीं पाएगा, वो कभी ऊपर की पोस्ट में पहुंच ही नहीं पाएगा। इस वजह से हमने ऐसा किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर उनकी बात मान ली 2006 के केस में, और इन्होंने बोला कि ठीक है, आपने जो ये SC ST को जो प्रमोशन में आरक्षण दिया है, ये एकदम संवैधानिक है, हम इसको मान लेते हैं, परंतु मेरी कुछ शर्तें हैं। वो क्या शर्तें हैं? मेरी 2 शर्तें रहेंगी। पहली शर्त कि जो राज्य है उसको, यहां पर एक वर्ड यूज हुआ, यही वर्ड आप अपनी मेंस उत्तर राइटिंग में लिखेंगे, गणती आंकड़े। ठीक है, गणितीय आंकड़े का यहां पे गणनीय आंकड़े, ठीक है, ये बताया कि भाई आप हमें ये प्रूफ करके दिखाओगे कि ये जिस X व्यक्ति को आपने आरक्षण दिया है या X वर्ग को आपने आरक्षण दिया है, वो वर्ग जो है वो पिछड़ा वर्ग है। और दूसरा, यहां पर आप ये भी प्रूफ करेंगे कि जो ये X जाति है, इसका प्रतिनिधित्व राज्य सरकार की सेवाओं में पूरी तरीके से नहीं है, ये अपूर्ण प्रतिनिधित्व है इसका। ठीक है, ये 2 चीजें, शर्तें 2 लगा दी। एक तो गणनीय आंकड़े आप मेरे सामने हमें प्रस्तुत करोगे कि वो जो है वो पिछड़े वर्ग में आता है कि नहीं आता है। दूसरा कि उसका प्रतिनिधित्व उतना नहीं है जितना होना चाहिए। अगर यदि ये 2 चीजें पूरी हैं, तब तो आपका जो 16 का 4 का है वो पूरी तरीके से हम मान लेते हैं। अब क्या हुआ? अब यह हुआ कि 2018 में एक केस आएगा, जो यहां पर लिखा हुआ है, जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि भाई अब बार बार ये जो गणनीय आंकड़े होते हैं, बार बार राज्य सरकारों ने बोला कि हम क्या इस चीज का प्रूफ ही देते रहेंगे। तब सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर उनको एक और राहत दे दी इस वाद में। बहुत ही साधारण शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं, इस वाद में इन्होंने ये बोल दिया कि ठीक है, जो मात्रात्मक डेटा है या जो गणनीय डेटा है, उसकी एकत्र करने की आवश्यकता अब नहीं है आपको, इसके लिए हम आपको छूट दे देते हैं। परंतु आप एक ये काम करो कि आप जिसको आरक्षण देते चले आ रहे हो, अब देखो इसके पहले केस कब आया, 2006 में, उसके पहले भी 2002 में। तो ये जो इतने समय से इनको आरक्षण आप देते चले आ रहे हो, किसी भी अनुसूचित जाति को, जनजाति को, तो अगर इनके परिवारों में, इनके वर्गों में जो इनकी स्थिति है वो अब अच्छी हो चुकी है, तो फिर इनको इस आरक्षण में रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसको फिर क्रीमी लेयर में ले आइए। क्रीमी लेयर में लाने का मतलब है कि इनको आरक्षण से मुक्त करिए। अब क्रीमी लेयर से बाहर जो लोग हैं, केवल उनको ही आप प्रमोशन में आरक्षण दीजिए। बाकी इन जिनका जीवन स्तर सुधर चुका है, उनको इस चीज से बाहर करिए। यह जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता के केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था। तो ये पूरी जो न्यूज थी उसमें ये चीज चर्चा में आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से जो आरक्षण का मुद्दा था उसको उठाया है ना। तो मैंने आपको जो सारी चीजें बताई एक बार संक्षिप्त रूप से बता देता हूं कि 1980 में जो मंडल आयोग आएंगे वो अपनी रिपोर्ट देंगे, जिसको 1990 में 27% का जो पिछले वर्ग का आरक्षण है उसको स्वीकार कर लिया जाएगा VP सिंह के द्वारा। इसका विरोध होएगा, नरसिम्हा राव की सरकार आएगी 1991 में, वो 2 चीजें देंगे, एक तो 27% पिछड़े वर्ग को और 10% उच्च जातियों को। इसी का विरोध करने, इसी का पुनर्विलोकन करने 1992 में इंदिरा साहनी आयोग आएगा। इंदिरा साहनी आयोग 27% को तो एक्सेप्ट करेगा, परंतु 10% को नकार देगा। इसी और प्लस जो प्रमोशन में आरक्षण था उसको भी नकार देगा। उसी को संवैधानिक रूप देने के लिए 1995 में सरकार 77वां संशोधन करेगी और 16 का 4 का जोड़ देगी, जिसमें से SC ST को प्रमोशन में जो आरक्षण है वो मिलेगा, OBC को प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिलेगा। इसका फिर से पुनर्विलोकन करने के लिए 2006 में नागराज का केस आएगा। तो नागराज केस में सुप्रीम कोर्ट बोल देगा कि उसे गणितीय आंकड़े चाहिए, गणनीय आंकड़े, और प्लस अगर SC ST का प्रतिनिधित्व अच्छा नहीं है तभी आप इसको कर पाओगे। वापस चल के 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट है वो बोल देगा कि
जो गणनीय आंकड़े होते हैं उनको आप मत दो, मगर उनका प्रतिनिधित्व कम है ये जरूर प्रूव करिएगा। ठीक है, तो ये पूरा जो हिस्ट्री थी आरक्षण की वो मैंने आसान शब्दों में बताई। मैं आशा करता हूं कि ये आर्टिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल देखिए प्रश्न संख्या 9 में मिलेगा आपको, जो कि सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित है और यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है। यहां पर 5G की बात हो रही है। तो 5G का मतलब क्या है? अब देखिए प्राचीन काल में अगर हम लोग बात करें तो राजा महाराजा जब हुआ करते थे तो वो लोग क्या करते थे, एक राजा दूसरे राजा को ऐसा फरमान भेजता था, है ना, कि ये मुगल सल्तनत का फरमान है, ये गुप्त काल का फरमान है। तो ऐसे एक उनका घोड़सवार होते थे, उसके ऊपर उनके दूत भेजे जाते थे, वो अपने हाथ में ऐसा फोल्ड करा हुआ, एक आपने देखा होगा टीवी सीरियल में या पिक्चरों में, तो वो ऐसा फोल्ड करके पढ़ते थे और जब राजा के दरबार में पहुंचते थे तो पूरा खोल देते थे और फिर पढ़ते थे कि ये फलाने राजा ने ये आपके लिए संदेश भेजा है। उसके बाद थोड़े समय बाद जब थोड़ा सा और तकनीक अच्छी हुई तो हम लोगों ने कबूतरों का इस्तेमाल करना शुरू करा। अब जब कबूतर से और ज्यादा हम लोग आगे पढ़ लिख गए तो हम लोगों ने डाकिये का इस्तेमाल करना, पोस्ट ऑफिस बने। ठीक है, उसके बाद आई लैंडलाइन फोन आए घरों में, उसके बाद आया मोबाइल फोन और आज हम लोग क्या देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं। ठीक है, अभी एक घर में शादी होती है तो वो अपना निमंत्रण भी व्हाट्सएप से दूसरे को भेज दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो टेक्नोलॉजी थे उसका विकास होता चला जा रहा है। इसी तरीके से जो 5G है ये कैसे आएगा? 5G का मतलब है 5th जनरेशन। तो पहले 1G आएगा, 2G आएगा, 3G आएगा, 4G और उसके बाद क्या आएगा? 5G। तो जब हम लोग 1G की बात करते हैं तो यहां पर एनालॉग डेटा की बात करते हैं, है ना। एनालॉग का मतलब क्या होता है? देखिए दो चीजें होती है, एक होता है एनालॉग और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं बाइनरी, डिजिटल बोलते हैं। एनालॉग में सिग्नल के फॉर्म में जाती हैं और बाइनरी में 0 1 के फॉर्म में, जो कंप्यूटर समझता है ना। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? बाइनरी लैंग्वेज, वो 0 1 के फॉर्म में, और एनालॉग का फॉर्म होता है जो सिग्नल के फॉर्म में जाती हैं। तो जब हम लोग फर्स्ट जी की बात करते हैं, फर्स्ट जनरेशन, तो उसमें एनालॉग डेटा ट्रांसफर होता था एक जगह से दूसरी जगह पर। तो हम लोग यहां पर क्या था, केवल हम लोग बात कर सकते थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, केवल बात कर सकते थे। अगर आपको कोई मैसेज भेजना है तो वो आप नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, केवल फोन पे बात कर सकते हैं। फिर 2G आया, सेकेंड जनरेशन। यहां पर हम लोगों ने टेक्स्ट मैसेज भेजना शुरू करा, एसएमएस भेजना शुरू करा। तो हम लोग बात भी कर सकते थे और प्लस हम लोग एक दूसरे को मैसेज भी कर सकते थे, मगर वो केवल टेक्स्ट मैसेज, हाय हेलो क्या कर रहे हो, ठीक है, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, इस टाइप का मैसेज। उसके बाद 3G डिवाइस आएंगी। 3G सर्विसेज का मतलब ये था, यहां पर वीडियो कॉलिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, वॉइस कॉल तो हो ही रही है, मैसेज भी हो रहे हैं, टेक्स्ट मैसेज भी हो रहे हैं। यहां पर अब वीडियो, एक दूसरे का हम लोग चेहरा देख पा रहे हैं। अब यहां पर इंटरनेट की जो स्पीड है वो हाई स्पीड इंटरनेट यूज हो रहा है 3G जगह पे। उसके बाद आएगी 4G टेक्नोलॉजी। 4G में अब यहां पर फुल HD वीडियो आपको दिखेगा। HD का मतलब है हाई डेफिनेशन, बहुत क्लियर वीडियो आप देख सकते हैं। तो वो टेक्नोलॉजी को बोलते हैं 4G। 4G के भी कुछ पार्ट हो जाते हैं, मैं यहां पर बना देता हूं। 4G जब आया ना तो 4G भी दो पार्ट में आया। पहला 4G जिसको LTE बोलते थे, LTE का मतलब होता था लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। ठीक है, और एक आता था जिसको बोलते थे वोल्ट, जो आज आता है, जो चलाया किसने है? रिलायंस ने अपने जियो से स्टार्ट करा। जो LTE टेक्नोलॉजी होती है ना, इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं तो जैसे हमारे पास कोई भी कॉल आएगा तो तब हम इंटरनेट अपना यूज नहीं कर पाएंगे। एक बार में हम अगर फोन आ जाएगा तो फिर इंटरनेट आप यूज नहीं कर पाओगे। इसको बोलते थे LTE टेक्नोलॉजी 4G के अंतर्गत। रिलायंस ने क्या करा, जियो में वोल्ट टेक्नोलॉजी यूज करी। वोल्ट का मतलब होता है, LTE का मतलब तो लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन हो गया। VO का मतलब हो गया वॉइस ओवर। वॉइस ओवर का मतलब है कि एक साथ आप किसी व्यक्ति से कॉल पे बात भी कर पाएंगे और अपने इंटरनेट को भी यूज कर पाएंगे। दोनों चीजों को जब एक साथ यूज कर पा रहे हैं तो वो टेक्नोलॉजी क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं 4G वोल्ट टेक्नोलॉजी। इसके बाद बात करते हैं तो आता है 5G, जिसको बोलते हैं 5th जनरेशन। अब इसमें क्या है, ये अगर इसमें हाई इंटरनेट स्पीड की बात करें, अगर स्पीड की बात करें तो जितनी 4G की स्पीड आती है उसकी 10 गुनी स्पीड आती है इसमें। दूसरा, अभी एक जगह जैसे आप वहां घर पे बैठ के मेरा वीडियो देख पा रहे हैं, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, या आप कोई भी व्यक्ति कहीं पे बैठ के कोई ऑनलाइन क्लास कर पा रहा है ना, लाइव हम लोग क्रिकेट मैच देख पा रहे हैं, कोई भी ऑनलाइन OTT जो प्लेटफॉर्म होते हैं उसमें हम लोग देख पा रहे हैं। तो वो सारी चीजें संभव क्यों हो पाई हैं? 5G की वजह से संभव हो पाई हैं। इसका जो लेटेंसी रेट होता है, एक वर्ड आता है लेटेंसी, ठीक है, तो लेटेंसी रेट बहुत लो होता है। लेटेंसी का मतलब होता है विलंब।
तो कम, जैसे ही यहां से किसी ने मैसेज भेजा तुरंत यहां पर पहुंच गया, तो बहुत कम विलंब, यानी कि लो लेटेंसी रेट होता है 5G का। तो ये होती है 5G टेक्नोलॉजी। अब देखिए 5G में क्या होता है ना, चीजें काम करती हैं तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। 5G में टोटल 3 बैंड काम करते हैं। एक तो होता है निम्न बैंड, मध्य बैंड और उच्च बैंड। ठीक है, मैं यहां डायग्राम के माध्यम से आपको बताता हूं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। देखिए ये जो होते हैं ये है मेरा निम्न बैंड, जो बीच का आप देख रहे हो इसको बोलेंगे मध्य बैंड, और ये जो काफी घना घना आप देख रहे हैं इसको बोलेंगे उच्च बैंड। ये है तरंग दैर्ध्य। ठीक है, और ये देखिए ये तरंग दैर्ध्य आप देख रहे हो तो कितना लंबा वेवलेंथ है, इसको वेवलेंथ बोलते हैं ना, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। तो यहां से ये चल रहा है, कितनी दूरी तय कर रहा है, परंतु इसकी आवृत्ति देखिए बहुत कम है ना। हमें पता है, भौतिक विज्ञान में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बेसिक शब्दों में आपको बता देता हूं। तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। ठीक है, जितनी तरंग दैर्ध्य लंबी होती है आवृत्ति उतनी कम होती है। आवृत्ति का मतलब होता है कि एक सेकंड में कितनी बार जो तरंग दैर्ध्य है कितनी बार मूवमेंट करते हैं। यहां देखिए जल्दी जल्दी तरंग दैर्ध्य हो रही है, तो यहां की आवृत्ति बहुत तेज है। तो जब हम लोग 5G का निम्न बैंड यूज करते हैं, इसमें देखिए इसकी पहुंच बहुत दूर तक होती है। अब यहां पर हमने एक टावर लगा दिया, ये दूसरा टावर लगा दिया। ठीक है, तो यहां पर हमें कम टावर की जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने जो तरंग दैर्ध्य है वो बड़ी कर रखी है। तो तरंग दैर्ध्य बड़ी करने का मतलब होता है 5G जो है वो बड़े एरिया को कवर करेगा। तो निम्न का मतलब होता है कि बड़े एरिया को ये कवर करेगा। बड़े एरिया को कवर करेगा तो हमें यहां पर जो अवसंरचना है, जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें हमारी कम लागत आएगी। एक टावर से ही काम चल जाएगा, एक टावर बड़े एरिया को कवर करेगा। अब यहां पर स्पीड जो है वो आपको ठीक ठाक मिलेगी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब जैसे हम लोग मध्य बैंड की बात करेंगे ना, तो देखिए मध्य बैंड में तरंग दैर्ध्य तो कम हो रही है, परंतु तरंग दैर्ध्य की आवृत्ति बढ़ रही है। आवृत्ति बढ़ने का मतलब होता है यहां पर स्पीड बहुत अच्छी आ जाएगी। स्पीड यहां पर बहुत है, और इसका जो कवरेज है वो पहले वाले से कम हो जाएगा। तो पहले वाले से कवरेज कम होगा तो यहां पर आपको ज्यादा टावर की आवश्यकता होगी। अब एक मोहल्ले में 10 घर हैं, तो पहले मान लीजिए 2 ही टावर से 10 घर में हो रहा था, क्योंकि उसकी तरंग दैर्ध्य बड़ी थी। अब यहां पर 10 घरों में हो सकता है 4 टावर की आवश्यकता हो, तो 4 टावर की आवश्यकता होगी, तो यहां पर अवसंरचना हमें ज्यादा बिठानी पड़ेगी। उसके ऊपर की बात करें उच्च में, तो उच्च में सबसे ज्यादा स्पीड, हाई स्पीड इंटरनेट यहां पर आपको देखने को मिलेगा, और यहां पे कवरेज बहुत कम मिलेगा। बट यहां पर आपको उतना ज्यादा और अवसंरचना का विकास करना होगा। जितने टावर लगाएंगे उतनी अच्छी स्पीड, उतनी उच्च गति की स्पीड यहां देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये 3 बैंड जो होते हैं वो हम लोग 5G टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। अब बात कर ली जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोलते हैं। मेटावर्स का नाम आपने सुना होगा, है ना। ऑग्यूमेंटेड रियलिटी की बात कर लें, स्पेस टेक्नोलॉजी की बात कर लें, है ना, स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर लें, क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो ये सारे अनुप्रयोग हैं किसके? 5G के। तो इसको याद रखिएगा। बट इसमें कुछ बाधाएं आती, जैसे कि इतना अच्छा, फिर देशों के पास क्या होनी चाहिए? अवसंरचना होनी चाहिए। तो भारत को इसके लिए अवसंरचना का विकास बहुत अच्छा करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है ये खर्चीला पड़ेगा, तो पैसे यहां पर सरकार को खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, स्वास्थ्य के ऊपर खतरे आते हैं। जैसे आपने सुना होगा, जैसे हमारे घरों के पास जो मोबाइल टावर लगे होते हैं, तो उससे रेडिएशन निकलता है। ठीक है, हालांकि वो बहुत कम माध्यम का रेडिएशन होता है, इतना इफेक्ट नहीं करता है, बट फिर भी जो वृद्ध लोग होते हैं या जो पहले से बीमार व्यक्ति होते हैं उनके लिए तो नुकसानदायक होता ही है। तो अगर 5G टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो वहां पर उतने ज्यादा टावर लगाने पड़ेंगे, तो उनसे जो रेडिएशन निकलेगा तो कहीं ना कहीं वो हमारे हृदय संबंधी रोगों के लिए खतरा है। तो ये सब चुनौतियां हैं कुछ 5G टेक्नोलॉजी की। खैर, तो ये था 5G टेक्नोलॉजी का एक परिचय जो मैंने आपको बताया संक्षिप्त शब्दों में। ठीक, अब देखिए यही चित्रों के माध्यम से बताया गया है 5G टेक्नोलॉजी जो है वो कैसे 100% इसका कवरेज होगा। मिली सेकेंड की लेटेंसी होगी, मतलब विलंबता। एक तरह के भेजा गया तो 1 मिली सेकेंड पता भी नहीं चल पाएगा, और जो मैसेज है, जो डेटा है, वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। चलिए अगली न्यूज देखते हैं, वो आपको पृष्ठ संख्या 6 पे मिलेगी। सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र से अंतरराष्ट्रीय संबंध से संबंधित है ये। यहां पर बात हो रही है ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स के बारे में क्या बात हो रही है? यहां पर द हिंदू में ये बताया गया कि भाई ब्रिक्स जो है उसको अब एक संगठन के तौर पे और ज्यादा सुदृढ़ कैसे करा जा सकता है, और ज्यादा मजबूत कैसे करा जा सकता है, जिससे ब्रिक्स यानी कि ये जो 4 देश हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इनका तो अच्छे से विकास हो ही, पर इसके अलावा जो विश्व है, तो विश्व में हम क्या क्या योगदान दे सकते हैं, चाहे उनकी सुरक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, ठीक है, शासन की बात करें, तो हम विश्व में क्या क्या योगदान दे सकते हैं ब्रिक्स के माध्यम से, इसके बारे में चर्चा
की जा रही है। तो देखिए यहां पर जानने वाली बातें क्या हैं। यहां पर प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा की बात करें तो आपको यह बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि ब्रिक्स जो था ये उत्पत्ति कैसे हुई। तो पहले ब्रिक्स जो था वो ब्रिक्स नहीं था, पहले ब्रिक था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका जब था इसमें जुड़ा तो एस जुड़ा तो ये ब्रिक्स बन गया। गोल्डमैन सैश ये जो कंपनी थी इसके जो अर्थशास्त्री थे जिम ओ नील, ठीक है, इन्होंने बेसिकली ये बताया था कि भारत, रूस और चीन, ब्राजील, ये जो चार देश हैं, जो चार मुख्य अर्थव्यवस्थाएं हैं, ये आपस में मिलकर एक संगठन की तरह काम करें। और इसमें क्या है, संगठन की तरह जब ये लोग काम करेंगे ना तो इनके डेवलपमेंट की, इनके विकास की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो इन्होंने इस चीज को लेके जिम ओ नील ने एक रिपोर्ट निकाली थी। इस चीज को याद रखिएगा, बहुत सरल चीज है, आपको तुरंत याद भी हो जाएगा। इसके रिपोर्ट निकालने के बाद ही ये चारों देश जो थे वो एक दूसरे के संपर्क में आए और 2010 में यहां पर साउथ अफ्रीका जो था वो इनसे मिला। ठीक है, ब्रिक्स संगठन का अगर मैं आपको बताऊं कि इनके काम की बात, तो इनका मेन उद्देश्य होता है कि भाई जो देश हैं, जो इसके सहयोगी देश हैं, जो इसके ग्रुप में हैं, तो प्रत्येक जो देश है उसकी आर्थिक स्थिति को और उसके विकास को ध्यान देना, यह उद्देश्य होता है ब्रिक्स का। यानी कि जो BRICS है, इन सारे देश ये आपस में एक दूसरे को सहयोग करेंगे किस चीज को लेके, आर्थिक स्थिति को लेके और विकास को लेके। अब देखिए इसमें दूसरी जानने वाली चीज है NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब देखिए हुआ क्या, 2014 में ब्राजील के अंदर, अब चूंकि इसमें देश कितने हैं, 5 देश हैं, तो हर वर्ष प्रतिवर्ष ये लोग अपनी बैठक करते हैं। तो प्रतिवर्ष जो बैठक होती है वो इसी ऑर्डर में अध्यक्ष चुने जाते हैं। जैसे अगर बात करी जाए 2021 में, तो 2021 में हमारा प्यारा भारत जो है वो इसका अध्यक्ष था। तो अब 2022 चल रहा है, तो 2022 में कौन अध्यक्ष है इसका, चाइना अध्यक्ष है। ठीक है, अगले साल कौन अध्यक्ष होगा, साउथ अफ्रीका, उसके बाद ब्राजील। तो जब 2014 में ब्राजील के फोर्टेलिजा में जो बैठक हुई थी, ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, उसमें क्या करा था, ब्रिक्स नेता आपस में मिले थे और न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना करी गई थी। इस बैंक का बेसिकली उद्देश्य क्या था अगर आप पूछोगे, तो बात करी जाए स्वच्छ ऊर्जा की, बहुत बेसिक से टर्म है, बहुत सरल बता रहा हूं आपको, रटना नहीं पड़ेगा। परिवहन की बात कर लीजिए, अवसंरचना की, इंफ्रास्ट्रक्चर, कहीं पे रोड बनानी है, मेट्रो बनानी है, पुल बनाने हैं, सिंचाई की बात कर लें, कितने बेसिक बेसिक चीजें हैं, शहरी विकास की बात कर ली जाए, या सदस्य जो देश होते हैं उनके बीच में सहयोग की बात कर ली जाए, तो इन सारे मुद्दों पे ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये आर्थिक रूप से सहायता करता है, किसकी, ब्रिक्स की। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है यहां पर सारे देशों ने अपनी कुछ, हर देश, जैसे 5 देश हैं तो पांचों देशों की 20% जो है हिस्सेदारी इस बैंक में है, तो सबने अपना इक्वल जो पैसा है वो यहां जमा कर रखा है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अब यहां पर बात करी जा रही है कि ये तो बात हो गई ब्रिक्स की, और ब्रिक्स के बारे में मैंने आपको बताया। ये जो है विश्व को इनसे क्या आशा है, तो विश्व को आशा इनसे ये है कि भाई स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वास्थ्य का मतलब यहां पर क्या आता है, जैसे बात करी जाए अभी कोविड आया तो कोविड से ही स्टार्ट करते हैं, तो वैक्सीन निर्माण के क्षेत्र में, तो ये जो चारों देश हैं ये अपनी तकनीक, जैसे मान लीजिए इंडिया ने कोई वैक्सीन बनाई, चाइना ने कोई वैक्सीन बनाई, तो ये और देशों को भी सप्लाई करें, और देशों को भी उनको सहायता प्रदान करें। ठीक है, अगर कोई नई वैक्सीन का रिसर्च होता है तो अपनी तकनीक दूसरों के साथ भी शेयर करें। तो ऐसे ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जैसे इसमें वन हेल्थ की बात आप कर सकते हैं। वन हेल्थ का जो अवधारणा है, ठीक है, इसके बारे में सुना होगा आपने, किसने दी थी ये, FAO ने, और दूसरा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था, OIE। FAO क्या होता है, खाद्य एवं कृषि संगठन। इसका हेडक्वार्टर कहां पे मिलेगा आपको, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा रोम में। OIE का मतलब होता है, ये है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको पेरिस में। ठीक है, दोनों हेडक्वार्टर याद रखिएगा। तो दोनों ने यह बताया था कि चाहे मानव की बात करें, चाहे पर्यावरण की बात करें, और चाहे जीव जंतु की बात करें, इन तीनों की स्वास्थ्य के बारे में हमको बात करनी चाहिए। उसी को बोलते हैं वन हेल्थ अवधारणा। ठीक है, वन हेल्थ में ये डायग्राम आप बना देंगे, एग्जामिनर तुरंत समझ जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट आपको आता है। तो इसके क्षेत्र में भी ब्रिक्स को जो है वो सहयोग देना चाहिए। अब चूंकि ब्रिक्स जो है, अगर वर्ल्ड की आबादी में बात करो तो टोटल पूरे धरती की आबादी का 40% अकेले ब्रिक्स में आता है। तो इतनी बड़ी आबादी अगर ब्रिक्स में रह रही है, तो वन हेल्थ अगर हम लोग इसमें सहयोग करते हैं तो कितनी बड़ी जनसंख्या तक ये जो सुविधा है वो पहुंच सकती है। ठीक, यहां पे बात करी जा रही है कि जैसे वैक्सीन अनुदान मैं बताया, अब मान लीजिए जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है। ठीक है, अब रूस यूक्रेन के युद्ध में ब्रिक्स देशों को चाहिए कि भाई ये क्या करें, अब रूस उसमें खुद है, तो अब ये आपस में किस तरीके से वार्ता करके इस युद्ध को टाल सकते हैं, या ये इस युद्ध को खत्म करा सकते हैं, इसमें भी इनकी रणनीतिक भूमिका को दिखाना चाहिए, अपनी भूमिका को।
परंतु यहां पर कुछ चुनौतियां भी देखने को मिलेंगी। कैसी चुनौतियां? अब अगर भारत और चीन की बात कर लें तो दोनों ही ब्रिक्स के मेंबर हैं, परंतु यहां पर क्या है, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गतिरोध उत्पन्न होता है। कैसा गतिरोध? सैन्य गतिरोध। डोकलाम हो गया, लद्दाख हो गया, तो यहां पर कितनी ज्यादा हिंसात्मक झड़पें दोनों देशों के बीच में देखी गई। तो यहां पर चाहिए दोनों देशों को कि चाइना और भारत एक दूसरे की संप्रभुता का पूरा पूरा सम्मान करें। जब वो एक संगठन में आते हैं तो ये वाली जो ये इस तरीके की हिंसात्मक गतिविधियां हैं, ये ब्रिक्स संगठन को कहीं ना कहीं आंतरिक तौर पे कमजोर बनाती हैं। तो इसको देखना होगा। जब ये आंतरिक कलह को शांत कर पाएंगे तभी तो ये जो वैश्विक प्रॉब्लम होती है, जो दूसरे की प्रॉब्लम है, आप उनको सॉल्व कर पाओगे। आपके पास खुद ही इतनी प्रॉब्लम है तो आप दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करने का ना ही आपके पास समय होगा और ना ही आपके पास इतने संसाधन होंगे कि दूसरे की आप हेल्प कर पाओ। अब जैसे रूस की मैंने बात करी, तो रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, या रूस ने जिस तरीके से क्रीमिया पर अपना कब्जा कर लिया, तो इस तरीके की जो साम्राज्यवादी विचारधारा है इसका त्याग करना पड़ेगा। जब ये सारी चीजें होंगी तब जाके जो ब्रिक्स है वो और सशक्त बन पाएगा, और दूसरा विश्व में और जो विश्व की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व कर पाएगा। मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, एक मजबूत ब्रिक्स संगठन जो है वो वैश्विक शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है, विश्लेषण करिए। इसके बारे में मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, एनडीबी के बारे में, ब्रिक्स के बारे में, तो ये सब चीजें आप लिखिएगा। एनडीबी से याद आया, जो एनडीबी है इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा शंघाई में, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न को अटेम्प्ट जरूर करिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न मैंने पूछा है आपसे, तो आप इसका उत्तर जरूर लिख के भेजिएगा। दूसरा प्रश्न है कि आरक्षण का जो उद्देश्य है वो सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना था, बिल्कुल सही, किंतु आरक्षण प्रदान करने का आधार गलत फायदा उठाकर जो राजनीतिक दल होते हैं तो वो अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति का उन्होंने साधन बना लिया। इसको समझाना है। आपको पता है कि अब आपको इसमें क्या लिखना है। मैंने आपको आर्टिकल जो 16 था वो भी संक्षिप्त रूप से समझाया, उसके बाद जो 4 से 5 वाद थे वो भी मैंने आपको समझाए। तो मैं आशा करता हूं इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से लिख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के सत्र में बस इतना ही। अगले सत्र में फिर आपसे मुलाकात होगी द हिंदू के नए विश्लेषण पे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जितने लोग भी कमेंट करते हैं तो मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके कमेंट मैं पर्सनली पढ़ता हूं और बहुत अच्छा लगता है। कमेंट ऐसे ही करते रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।